Center for Study of Society and Secularism, City Plus, Mumbai. From Ahmedabad Peace Center, Ahmedabad. From Paridhi, Bhagalpur. Amra Ek Sochetan Prayas, Kolkata. Parcham Society, Saharanpur. From Dhai Akhar, Bhopal. Muhim, Allahabad. Institute of Social Democracy, Delhi. Afkar India Foundation, Samli. नेशनल सॉलिडारिटी फोरम NSF। हम सबको जोहार, नमस्कार, आदाब और प्रणाम जनाते हैं। आज का ये डिस्कशन में आप लोग का योगदान हम लोग को खुशी किया। ऑन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ माय हार्ट आई वेलकम यू एवरीबॉडी। थैंक यू। आदाब और प्रणाम जनाते हैं। आज का ये डिस्कशन में आप लोग का योगदान वो सब एडमिट हो रहे थे उसकी वजह से। On the deepest part of my heart, I welcome you everybody. Thank you. I now request Kursia ji to sing a bhajan Ishwar Tero Naam. Kursia ji. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एकदम आ रही है जी, आ रही है जी जी, ठीक है। Kursia ji. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। थैंक यू कुर्सिया जी। आपने उस भजन गाने के लिए गांधी जी का एक फेवरेट भजन था वो, और इसीलिए आज हमने उसको रखा। इसके बाद मैं अंशु मालविया जी को इनवाइट करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के, आज का जो इवेंट है उसके बारे में थोड़ा कुछ हमें संक्षिप्त में बताएं। वो है मेरे पास। आज हमने उसको रखा। इसके बाद मैं अंशु मालविया जी को इनवाइट करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के, आज का जो इवेंट है उसके बारे में थोड़ा कुछ हमें संक्षिप्त में बताएं। वो है मेरे पास। अंशु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। कल गांधी जी की शहादत का दिन है, और कल का दिन हम लोग बचपन में याद करें तो 11 बजे एक सायरन बजा करता था। हाँ जी, आ रही है। और लोग जहां थे वहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाया करते थे, और वो एक याद थी, सारा देश याद करता था सायरन कैसे भारत को जिन लोगों ने आजादी दिलाई, इनमें सबसे आगे की
पंक्ति में चलने वाला एक योद्धा इस दिन शहीद हुआ था। वो एक याद थी। अगर आप लोगों ने ध्यान हो, आप सबको जरूर होगा, रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक है गांधी, भारत गांधी के बाद, उसका पहला चैप्टर है जिसका शीर्षक है पेट्रीसाइड, जरूर होगा, पितृ हत्या। रामचंद्र को एक नया देश पैदा हो रहा था और उसकी शुरुआत पितृ हत्या से होती है। अगर इसको हिंदू माइथोलॉजी वाले नजरिए से देखें तो ये एक अपशगुन था हिंदुस्तान के लिए, कि एक नया राष्ट्र पैदा हो रहा है और उस राष्ट्र का प्रसव जिसने करवाया हो, उसको पैदा होने में जिसने सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई हो, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक शायर हुआ करते थे, मैं कभी फिर उनकी ये नज्म सुनाऊंगा, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है। ये शमीम करहानवी नाम के एक शायर थे, यहाँ आजमगढ़ के थे, और वो उनकी एक लंबी नज्म है बापू की शहादत के बाद, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है, जिसमें वो कहते हैं कि फिरंगी ने रखा था जिस जेलों में जिसको जतन से, वतन उसको मारेगा पिस्तौलों बम से। फिरंगी ने जेलों में जिसको रखा जतन से, वतन उसको मारेगा पिस्तौलों बम से। दुखी आत्मा शांति पा गई है, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है। तो ये एक बहुत ही अजीब दृश्य था सारी दुनिया के इतिहास का, कि वो देश जिसको शांति वाला है, जिसको पैदा करने वाला सामने खड़ा था, और देश के भीतर उस पे गोली चलाई जा रही थी इतिहास का। तो गांधी जिन मूल्यों के लिए लड़े थे, जिन मूल्यों के लिए जिए, जिन मूल्यों के लिए आज तक जी रहे हैं गांधी, मुझे लगता है कि कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक गांधी जिन मूल्यों के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की, मूल्यों के लिए आज तक हिंदू के भीतर दो परंपराएं हमेशा चलती रही हैं। एक कट्टर हिंदूवादी परंपरा है और एक उदार हिंदू की परंपरा है, और हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच चलता रहता है, कट्टर हिंदू और उदार हिंदू के बीच में नहीं है। लेकिन गांधी को सिर्फ हिंदू परंपरा में सीमित कर देना या उस ट्रेडिशन में सीमित कर देना, मुझे लगता है कि गांधी के ऊपर ज्यादती होगी। गांधी जैसा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का आदमी और अंतर्राष्ट्रीय सोच का आदमी, केवल व्यक्तित्व नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सोच का आदमी, जिसके पास बहुत सारे संस्कृतियों की, धर्म की, विचारों की, परंपराओं से वो सीखने वाला आदमी है। हमेशा कहा जाता है कि गांधी जी अपनी माँ से बहुत प्रभावित थे और उनकी माँ प्रणामी संप्रदाय को मानने वाली थी। तो प्रणामी संप्रदाय में महामती प्राणनाथ का जो ट्रेडिशन है, अगर आप वो देखें तो वो कृष्ण, ईसा और मोहम्मद, उनके लिए 3 गुरु हैं। कृष्ण गुरु है, ईसा गुरु है और मोहम्मद गुरु है। तो इस वाले ट्रेडिशन से गांधी जी आ रहे थे। तो केवल उदार हिंदू के रूप में हम उनको नहीं समझ सकते। गांधी जी बहुत सारी जमीनों पे खड़े होके लड़ रहे थे, जिसमें एक मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेसी की नींव थी, बराबरी वाले समाज की नींव थी, और भारत का जो साझा संस्कृति का एक इतिहास है, भारत की जो साझा संस्कृति है, कंपोजिट हेरिटेज है, उस आधार पे खड़े होके गांधी लड़ रहे थे। और आज जिसे सबसे बड़ा खतरा है, हरिद्वार में जो तथाकथित धर्म संसद होती है और जिसके मंच पे खड़ा होके जीनोसाइड का आह्वान किया जाता है, ऐसे दौर में ये जो हमारे गांधी हैं, जिनके पास बहुत सारी भांति भांति की परंपराएं हैं, भांति भांति की
के ट्रेडिशन है उनके पास। एक अकेला गांधी के ऊपर पूरी जिंदगी में 7 बार जानलेवा हमले हुए, और वो सिर्फ इस वजह से कि उनके भीतर जो सत्य का आग्रह था वो उनको हमेशा ऐसे लोगों का दुश्मन बनाता था जो नहीं चाहते थे कि भविष्य का भारत एक बराबरी पे आधारित एक सेकुलर भारत बने। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग बातचीत सुनेंगे तुषार जी से। हम सब ने उनकी किताब लेट्स किल गांधी पढ़ी है, सारे देश में सारी दुनिया में उसकी चर्चा हुई है। तो हम आज ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फिर एक बार गांधी से सीखने और गांधी ने जो जिन तरीकों का प्रयोग किया था उन तरीकों का प्रयोग करने के अलावा शायद हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उसी सत्याग्रह का, उसी साझा संस्कृति का, उसी सेकुलरिज्म का जिसको गांधी हमेशा प्रमोट करते रहे। और आखिर में एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गांधी बार बार सर्वधर्म संभाव शब्द इस्तेमाल करते थे, और आमतौर पे सर्वधर्म संभाव का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये समझा जाता है केवल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सर्वधर्म संभाव का अर्थ है सवाल करने की संस्कृति पैदा करना। सर्वधर्म संभाव वाले अपने लेख में गांधी कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव हमें ये सिखाता है कि हम अपने धर्म के ऊपर सवाल करें और दूसरे धर्मों की रोशनी में अपने धर्म का रिव्यू करें। तो बार बार वो सवालिया संस्कृति पैदा करने की जिसकी आज जरूरत है हमें, क्योंकि इस देश में सवाल की संस्कृति खत्म की जा रही है। तो गांधी बार बार एक सवालिया संस्कृति पैदा करने पे जोर देते थे। और ऐसे दौर में जब जीनोसाइड का आवाहन मंच से हो रहा है, ये सवाल करने की और ये क्रिटिकल कल्चर पैदा करने की जरूरत है। हम सब मिलके गांधी की शहादत पे उनको याद करते हैं। शुक्रिया। सॉरी, धन्यवाद अंशु जी, आपने गांधी जी के बारे में हम सबको बताया और आज के कार्यक्रम का महत्व हमें बताया। आज जो हमारा संवाद होने वाला है, हम सारे पीस सेंटर्स जिसका नाम शुभप्रतिम ने कार्यक्रम के शुरुआत में लिया, अहमदाबाद पीस सेंटर, परिधि भागलपुर, हमरा एक संचेतन प्रयास कोलकाता, परचम सोसाइटी ढाई आखर भोपाल, मुहिम इलाहाबाद, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी दिल्ली, अफकार इंडिया फाउंडेशन शामली, और इस मर्तबा नेशनल सॉलिडारिटी फोरम भी हमारे साथ मिलकर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैं धीरेन्द्र भाई से अनुरोध करूंगा कि हमें बहुत ही संक्षिप्त में 1 मिनट में नेशनल सॉलिडारिटी फोरम के बारे में हमें कुछ बताएं। Dear Honorable guest Tushar Gandhi ji and participants, first of all, on behalf of National Solidarity Forum, I would pay my highest tribute to Mahatma Gandhi ji, who still continue to guide generations. And it is my joy and honor to introduce National Solidarity Forum. We are proud to be one of the co-organizers of this great webinar. National Solidarity Forum emerged after Kandhamal violence
It is a platform of 70 organizations, concerned social activists, media persons, researchers, legal experts, filmmakers, artists, writers, scientists, and civil society organizations. You know the program, Kandhamal program. I'm not going to, in addressing the just demands of Kandhamal and other from other parts where people have been victimized because of sectarian violence, National Solidarity Forum has undertaken and associated with conducting research studies, documentation, campaigns, petitions before rights bodies. Till now, National Solidarity Forum organized a national level People's Tribunal in 2010 on Kandhamal. Also, National Solidarity Forum submitted stakeholders United Nations, and it has been working for the as a broad platform for the people working for pluralism and diversity, to preserve the principles of Indian Constitution. And thank you. Thank you. Thank you. For the disturbances. Yeah, thank you, Dhirendra Bhai, for telling us, letting us know about National Solidarity Forum. दोस्तों और साथियों, आज बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे साथ तुषार भाई गांधी, जो महात्मा गांधी के पौत्र हैं, आज एक हमारे साथ संवाद, गांधी जी, उनका हिंदुइज्म और इंडियन इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म, इस विषय पर हमारे साथ संवाद करने के लिए राजी हुए हैं। अपने बहुत ही बिजी समय में रहते हुए भी आज के दिन का महत्व जानकर और उन्होंने समय निकाला है हमारे साथ संवाद करने के लिए। तुषार भाई गांधी जी के पौत्र तो है ही, उन्होंने किताब लिखी है जो मैंने पढ़ी और बहुत ही प्रभावित हुआ। बहुत अच्छा इतिहास लिखा है और पूरे 20 दिन या उससे ज्यादा गांधी हत्या के पहले क्या क्या घटनाएं घट रही थी, बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है और पूरा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। उनकी किताब है लेट्स किल गांधी। आप सब लोगों को अगर मौका मिले तो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि ये किताब आप जरूर पढ़ें। तुषार भाई गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव के से भी जुड़े हुए हैं, उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने महात्मा गांधी फाउंडेशन वडोदरा इस्टेब्लिश किया। वो बहुत सारे सामाजिक काम करते रहते हैं। बम्बई में लोक सेवा ट्रस्ट जो टेक्सटाइल मजदूर के बच्चों के लिए काम करता है, उन्होंने अपने उनकी भूमिका एक तमिल हिंदी फिल्म हे राम में भी उनकी जो भूमिका रही है वो रहा है। रोड टू संगम में उनका पोर्ट्रेयल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस फिल्म में उसका पोर्ट्रेयल है। वो ऑस्ट्रेलियन इंडियन रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरपर्सन रहे हैं। उन्होंने ये जो मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया और उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट्स निकले, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा उनका इंट्रोडक्शन के लिए। और तुषार भाई आपका स्वागत है। लेट्स पिन तुषार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया
इरफान भाई और आप सबका कि मुझे ये मौका आपके साथ बात करने का आपने मुझे दिया है, और मैं भी बहुत आतुर हूँ। मेरी जो किताब है, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी अब उपलब्ध हो गई है। 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। भाग 1 और भाग 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। कौटिल्य प्रकाशन करके है, उनके पास से आप ले सकते हैं। अंग्रेजी तो दुकानों में भी मिल रही है, अमेज़न पे भी मिल रही है। जी तुषार भाई, आपकी किताब पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत सचित्र इससे आपने ये पूरा चित्रण किया है, और पूरा जो सीनरी चल रही थी, ये किस तरीके से प्लानिंग कर रहे थे, किस तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी थी, कपूर कमीशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों सोर्सेस से आपने पूरा सीन रिकंस्ट्रक्ट किया है। हाँ, ये मुझे ये जब मैं लिख रहा था तो भी मैं चाहता था कि वो इस तरह से दिलचस्प लिखूं कि लोगों को पढ़ने में मजा आए, क्योंकि जनरली नहीं तो क्या होता है कि इतिहास का ब्यौरा देते देते हम इतिहास को बहुत नीरस बना देते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रही, और मैं ट्रेंड इतिहासकार नहीं हूँ, इसलिए मैंने इतिहास के साथ थोड़ी छूट लेने का भी वो मौका छोड़ा नहीं। और मेरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स थे उसमें जिस तरह से सब दिखाया गया था, उसको मैंने मेरी नजर से देखा कि वो कैसे हुआ होगा, क्या किया होगा, और उसके मुताबिक उसको मैंने लिख के लोगों के लिए रखा। कई इतिहासकारों को थोड़ा वो नगावरा हुआ कि भाई आपने इतिहास लिखना था तो इतिहास ही लिखना था, फिर इसकी कहानी क्यों बनाई। पर मैं जब स्कूल में था तो मेरे को इतिहास एक कहानी के स्वरूप में पढ़ाया जाता था। हमारे जो इतिहास के शिक्षक थे वो हर लेसन को एक कहानी बना देते थे और कहानी के तरह से हमको सिखाते थे। इसलिए स्कूल खत्म करते करते इतिहास मेरा एक बहुत प्यारा विषय बन गया, मुझे बहुत दिलचस्प लगने लगा। और इसलिए मैं जब भी इतिहास कहता हूँ तो उसको भी एक कहानी, एक कथा के रूप में ही कहने की मेरी कोशिश होती है। और इसीलिए ये बापू की हत्या का इतिहास भी मैंने उसी तरह से लिखा है। इरफान भाई है क्या? जी सॉरी, थोड़ा ड्रॉप आउट हो गया था और वापस रिकनेक्ट होकर आया। थैंक यू तुषार भाई। आप वो कुछ दिनों पहले की घटना आप बता सकते हैं कि इस पूरे गांधी हत्या में नारायण आप्टे, नथुराम गोडसे, विष्णु करकरे, जी जी जी, संक्षिप्त में थोड़ा आप बता सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी क्यों कैसे बनाई उन्होंने? और देखिए इरफान भाई, इसमें ऐसा है कि हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि बापू की हत्या की जो कांड चल रहा था वो तो हमें पता है वो 1934 से शुरू हो गया था, क्योंकि 1934 में बापू की जान लेने का सबसे बड़ा पहला प्रयास पूना में किया गया। और ये सारे में एक कड़ी आपको मिलेगी। अगर आप वो जो 5, 6, 7 जो हत्या के प्रयास, निष्फल प्रयास थे, उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक कड़ी है कि पूना और पूना के लोग उसमें शामिल होने की बात सामने आती है। और इसलिए हमने ये मानना बहुत जरूरी है कि बापू की हत्या की साजिश जो थी वो केवल 20 दिन पहले नहीं की गई थी, वो बहुत सालों तक, दशकों तक वो साजिश चलती आ रही थी। और इसलिए मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि बंटवारा, पाकिस्तान को 55 करोड़, हिंदू मुस्लिम दंगे, ये सब बहानेबाजी थे। क्योंकि 1934 में जब प्रयास किया गया तब इसमें से कोई भी चीज हिंदुस्तान में बनी नहीं थी या इसकी आशंका भी नहीं। फिर भी 1934 से जब प्रयास
शुरू हो गए, तो हम को ये मानना होगा कि वो सिर्फ इस कारण हुए थे कि बापू एक समता प्रधान समाज की रचना करने जा रहे थे। वो अस्पृश्यता के खिलाफ एक जंग लड़ रहे थे तभी 1934 में, जब पूना में उनके ऊपर हथगोला फेंका गया था, तब बापू हरिजन यात्रा पे निकले थे। मंदिर प्रवेश और गांवों की जो कुएं थे गांवों के, वो जो दलित हैं उनके लिए खुलवाने के लिए वो सत्याग्रह कर रहे थे। तब जाके उनके ऊपर पहला प्रयास किया गया, जो हमें मालूम, उसके पहले अगर प्रयास किए गए हो, क्योंकि महादेव देसाई ने लिखा है, इस बार का प्रयास बहुत सुनियोजित था। इसका मतलब जब वो ये कह रहे थे कि इस बार का प्रयास बहुत सुनियोजित था, इसका मतलब है कि वो भी जानते थे कि पहले प्रयास किया गया लेकिन उनका कोई खास वजूद नहीं था। पर जब से हमें पता है तब से अगर कोई एक कॉमन चीज है तो समता प्रधान समाज की रचना का जो बापू का कार्य था, हरिजन उद्धार का जो कार्यक्रम था, अस्पृश्यता निवारण का जो कार्यक्रम था बापू का, उससे जो सनातनी हिंदू थे वो गुस्सा हो रहे थे। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर बापू की हत्या की कॉन्स्पिरेसी थी तो वो तब से शुरू थी। जी 1946 के बाद उनको एक बहाना मिल गया। हिंदू मुस्लिम जो द्वेष था ही, वो तो था उनमें, उसका बहाना मिल गया डायरेक्ट एक्शन डे में जो कलकत्ता में नरसंहार हुआ, और उसके बाद जो एक हिंसा का दौर चलता रहा, उसमें उनको ये बहाना मिल गया कि भाई जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने मेरी किताब में न सिर्फ बापू की हत्या के बारे में लिखा, लेकिन उनके आखिरी 4 सालों के बारे में सारा ब्यौरा मैंने दिया, क्योंकि वो जो 4 साल थे उसमें बापू के साथ कई हादसे हुए। आगा खान पैलेस की गिरफ्तारी में उनको महादेव भाई को खोना पड़ा, बा को खो दिया उन्होंने। उसके बाद उनको जब सत्ता का समय आया, आजादी का वक्त आया, तो उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका पॉलिटिक्स और आने वाले हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स कुछ मेल नहीं खा रहा। तो वो भी एक एक तरीके से उनके लिए विश्वासघात था, उसका सामना उनको करना पड़ा। और उसके बाद 46 के बाद जब हिंसा का तांडव शुरू हो गया तो बापू काफी हद तक टूट गए। और अगर डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के दरमियान बापू कलकत्ता नहीं गए थे, उसका कारण था कि वो तब सेवाग्राम आश्रम में थे, उनका काम वहां चल रहा था। और बापू वैसे इंसान नहीं थे कि भाई कहीं दंगे का पता चला या कहीं हादसे का पता चला तो ट्रेन पकड़ी, प्लेन पकड़ी और पहुंच गए और तस्वीरें निकालना शुरू कर दिया। बापू तब तक किसी भी मसले में नहीं पड़ते थे जब तक वो उस मसले को पूरा तरीके से समझना है। और इसलिए वो कलकत्ता नहीं गए। कलकत्ता के दंगे पूरे होने के बाद वो जब नोआखली का वक्त आया, नोआखली से जब उनको पता चला कि नोआखली में जो नरसंहार चल रहा है, तब उनको पता चला कि अब ये दूर बैठे इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, अब वहां जाना पड़ेगा। कई बार ये कहा जाता है कि देखो नोआखली चले गए लेकिन कलकत्ता नहीं आए। ये उनका अज्ञान है, क्योंकि आज जो हिंदुओं के चैंपियन बने बैठे हैं वो शायद ये भूल गए कि नोआखली में बापू हिंदुओं को बचाने गए, क्योंकि नोआखली में अल्पसंख्यक हिंदू थे। हाँ, ये बात अलग है कि बापू के लिए जो विक्टिम था उसका मजहब या उसकी जाति कोई मायने नहीं रखती। वो कोई भी विक्टिम हो उसे ये नहीं पूछते थे कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान। जो विक्टिम होता था उसको बचाने के लिए पहुंच जाते थे, जो प्रताड़ित होता था, आतंकित होता था, उसको बचाने के लिए हो जाते थे। और नोआखली में उसी तरह से वो इंसान को बचाने के गए, एक तरफ इंसान को बचाने गए, एक तरफ इंसानियत को भी टिका रखने के लिए। जी। तो ये दौर जो था वो इन ताकतों के लिए एक बहुत मौके का वक्त हो गया।
गुस्सा था, भारत में गुस्सा था, विभाजन के ऊपर से गुस्सा था, मुसलमानों की जिद के ऊपर से गुस्सा था, डायरेक्ट एक्शन डे के जो दंगे हुए उसके ऊपर से गुस्सा था, और जो डिवीजन था वो हो गया। और इसीलिए जब आप नोआखाली का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बापू कंटिन्यूअसली अपनी आस्था पे प्रश्न उठा रहे कि क्या कहीं मेरी आस्था में कमजोरी है, मेरे आचरण में कमजोरी है, क्यों मैंने जो समाज बनाया है उस समाज में ये दूषण, ये घृणा का दौर क्यों आ रहा है? अगर मेरा समाज मेरा प्रतिबिंब है तो कहीं दोष मेरा होगा। और इसलिए उनका आत्ममंथन, आत्मचिंतन चलता रह रहा। फिर आजादी हुई, उनके लाख न मानने पर भी पार्टीशन स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद आजादी के वक्त कलकत्ता में जो दंगे हुए तो बापू नोआखाली जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने नोआखाली में ये वादा किया था वहां के हिंदुओं के साथ कि जब आजादी मिलेगी, बंटवारा होगा, तो तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं तुम्हारे बीच में आके बैठा रहूंगा और ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप में से किसी को कोई नुकसान ना हो। वो नोआखाली जा रहे थे, कलकत्ता में सुहरावर्दी ने उनको रोक लिया और कहा कि भाई कलकत्ता का मुसलमान आतंकित है, उसे आप बचाओ। बापू कलकत्ता में रुके, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी सुहरावर्दी के ऊपर और मुस्लिम लीग के नेताओं के ऊपर कि तुमने जो 46 में कलकत्ता में किया था उसका ये भुगतना पड़ रहा है, तो मैं कलकत्ता रुकूंगा आपकी हिफाजत के लिए, लेकिन आपने मुझे वचन देना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी कि नोआखाली में एक भी हिंदू को खतरा ना हो, एक भी हिंदू की जान न जाए, एक भी हिंदू का घर न उजड़े। जब मुस्लिम लीग के नेता और सुहरावर्दी ने यह आश्वासन दिया तो कहा आश्वासन से नहीं चले, क्योंकि इसके बाद अगर एक भी हिंदू मरा नोआखाली में या उसे उसके घर से निकाल दिया गया तो मैं आमरण अनशन करूंगा बिन शर्ती, और मेरी मौत तुम्हारे सर हो। अगर ये कबूल है तो ही मुझे गारंटी दे। तो कलकत्ता में रहकर उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को बचाया, लेकिन नोआखाली और टिपेरा और पूरे जो ईस्ट पाकिस्तान बना आजादी के बाद, उसके सारे हिंदुओं की हिफाजत की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ने ली, उनकी गारंटी उन्होंने। ये बात भी आज के हिंदुत्ववादी भूल जाते। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो कॉन्स्पिरेसी थी, और मैं पूरी कॉन्स्पिरेसी नहीं बताऊंगा इरफान भाई, लेकिन एक मजेदार बात ये बताना चाहता हूं कि हत्या करने के 2 दिन पहले तक नथुराम गोडसे और उसके टोली के पास बंदूक भी नहीं थी, एक जिसके ऊपर भरोसा रख सके वैसी बंदूक नहीं थी, क्योंकि 20 तारीख को जब वो हत्या करने गए थे तब दोनों बंदूकें नाकाम रही थी, उनको पता चला कि बंदूकें चल ही नहीं रही। तो 30 जनवरी तक उनको, 28 जनवरी तक उनको बंदूक नहीं मिली थी, और जब 27 जनवरी को वो बंबई से निकले तब भी उनको ये दुविधा थी कि बंदूक लाए कहां से। तो आखिर में वो सावरकर के पास गए और कहा कि हमें बस बंदूक दिलवा दो। ये बात मेरी किताब में नहीं है, क्योंकि ये बात मुझे उसके बाद पता चली, क्योंकि कपूर कमीशन में एक डॉक्यूमेंट मिला था जो सावरकर के सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड ने एफिडेविट दिया था। वो एफिडेविट कपूर कमीशन के रिकॉर्ड में आया था, जिसपे लिखा था कि 17 को ही नहीं पर 20 के बाद 25 और 25 के बाद 27 तक नथुराम और आप्टे 2 बार सावरकर को मिले थे। और जब 28 तक उनको बंदूक नहीं मिली थी, तो अगर सावरकर ने उनको मदद न की होती तो ग्वालियर जाके परचूरे के पास वो कैसे पहुंच जाते, क्योंकि परचूरे भी एक सावरकरवादी हिंदू महासभा का अध्यक्ष ग्वालियर का था, और परचूरे और गोडसे की अनबन थी। इसलिए जब 27 की रात को गोडसे परचूरे के घर का दरवाजा खटखटाया
और परचूरे आता तो उसके मुंह पे दरवाजा बंद करने जा रहा था कि तुम क्यों आए हो मेरे घर, तुम, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तब गोडसे उसको बोलता है कि मैं तात्याराव का काम लेके आया हूँ, मिशन पे आया हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए। तब परचूरे उसको, सावरकर, तात्याराव और सावरकर उनके सर्कल्स में आज भी उनको तात्याराव ही बुलाते हैं जी। आदर से। तो तात्याराव के मिशन पे मैं आया हूं, तात्याराव ने कहा है कि तुमसे मदद चाहिए, और तब जाके परचूरे उनको मदद करता है। और उस वक्त की सबसे बेहतरीन बंदूक जो इटालियन बेरेटा कंपनी की गन थी, यूरोप में वो क्लोज रेंज किलिंग्स के लिए सबसे फेवरेट हथियार माना जाता है। और वैसा हथियार गोडसे के हाथों में हत्या के 2 दिन पहले ही आया, और तब तक नाकामयाब रहा हुआ, हर चीज में नाकामयाब रहे हुए आप्टे और गोडसे, अचानक से ऐसी बेहतरीन यूरोपियन बंदूक उनको मिल जाती है। गांधी मर्डर कॉन्स्पिरेसी का सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई हो इन्वेस्टिगेशन में, तो ये बंदूक का गोडसे के हाथों तक पहुंचना। और उसका कारण है, सावरकर अक्यूज था, लेकिन वो केस कोर्ट में उसको बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए थे। लेकिन जब नगरवाला सरदार पटेल को मिले और उन्होंने कहा कि मुझे सावरकर को, नगरवाला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, सीआईडी के चीफ बंबई प्रोविंस के, वो जब सरदार पटेल से मिले, उन्होंने कहा कि मुझे सावरकर को पकड़ना होगा, आप मुझे इजाजत दीजिए। तो सरदार पटेल ने उनको फ्रैंकली ये कहा था कि अगर तुमको लगता है कि सावरकर को पकड़ के तुम सरकार को खुश करोगे और सरकार से शाबाशी पाओगे, तो ये गलत है। तुम सावरकर को तभी पकड़ना जब तुम्हारे पास उसको कन्विक्ट करने के लिए ठोस सबूत हो। तब नगरवाला और हमारे प्रोविंस के जो प्राइम मिनिस्टर थे बीजी खेर, उन्होंने सरदार पटेल को आश्वासन दिया था कि हमारे पास तो ट्रंक्स भर के सबूत है जिससे हम सावरकर को कन्विक्ट करवा सकेंगे। तो सरदार साहब ने कहा कि ठीक है, फिर आप अरेस्ट करो। उसके बाद सावरकर को अरेस्ट करके चार्जशीट किया गया। लेकिन अगर आप रेडफोर्ट ट्रायल देखें तो सावरकर के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए कोर्ट में, वो सबसे कमजोर सबूत थे। एक तो शांता मोडक करके नाम की जो अभिनेत्री थी, जिसने 14 जनवरी को आप्टे और गोडसे को सावरकर सदन के बाहर उतारा था, क्योंकि पूना से आते वक्त ट्रेन में वो साथ हो गए थे और आप्टे ने उनके साथ दोस्ती कर ली थी। और जब उसे पता चला कि वो शिवाजी पार्क जा रहे थे, तो उसने उनको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, और वो सावरकर सदन से 3 घर छोड़ के ही रहती थी। तो उसने कहा कि मैं तो जानती हूँ, आपको उतार दूंगी, और उसने उनको सावरकर सदन पे उतारा। कोर्ट में जब ये पेश किया गया तो सावरकर के डिफेंस लॉयर्स ने ये कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि उसने सावरकर सदन के बाहर इनको उतारा, लेकिन वो उनके साथ सावरकर सदन में तो नहीं गई थी, इसलिए ये विटनेस ये नहीं साबित करता कि सावरकर को ये लोग मिले थे। दूसरा विटनेस जो दिया था वो जो 20 तारीख तुषार भाई आप हैं? तुषार भाई एजेंट माफ कीजिएगा, शायद मैं पूछ रहा था। जी 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 जी। तो ऑपरेटर को नंबर देना पड़ता था और कैटेगरीज होती थी, नॉर्मल कॉल, अर्जेंट कॉल और लाइटनिंग कॉल। और एक सिस्टम होती थी कि पीपी, पर्सन टू पर्सन कॉल कहा जाता था, कि बुक करने वाला आदमी वहां किसी एक आदमी का नाम दे और उसी को कॉल दिया जाता था। तो आप्टे ने जो कॉल बुक किया था उसमें कसार और दामले का नाम दिया था, और जब कॉल कनेक्ट किया गया तो कसार और दामले अवेलेबल नहीं है ऐसा कहा गया, और आप्टे ने वो कॉल कैंसिल कर दी। अब ये सिग्नल था, आप समझिए
की कॉन्स्पिरेसी थी, ये सिग्नल था उनके जो सरगना थे उनको ये कहने के लिए कि हम अब पोजीशन में आ गए हैं और काम को हम फतेह करेंगे। इसीलिए कॉल बुक भी किया गया। कॉल जो लोग वहां रहते थे उनका नाम देने के बावजूद ये कहा गया कि वो नहीं है और फिर कॉल कैंसिल कर दिया। पर ये सबूत के तौर पर तब एक सिस्टम होती थी, ऑपरेटर चिट्ठियां रखते थे और चिट्ठी पे इंफॉर्मेशन लिखते थे कि भाई बुकिंग नंबर सो एंड सो, कॉलिंग नंबर सो एंड सो, कॉल स्टेटस सो एंड सो, उसमें पीपी है या नहीं है सो एंड सो, और वो पेंसिल से लिखती रहती थी। और ऑपरेटर जब बोर हो जाती थी तो उसी चिट्ठी पे 2, 3, 4 चीजें लिख देती थी, कभी कभी उसके ऊपर डिजाइन बना देती थी, कभी कोई गलत लिख के इरेजर से कैंसिल कर देती थी, ऐसा सब होता था। तो जब वो चिट्ठी जिसपे सावरकर सदन को कॉल किया गया था वो कोर्ट में पेश की गई, तो डिफेंस लॉयर ने कहा कि देखो इसमें जो कुछ पहले भी लिखा था वो इरेज किया गया है, इस पे कुछ लिख के कैंसिल किया गया है, तो ये इस पे तो कभी भी कोई भी लिख सकता है। तो ऐसे 2 कमजोर सबूत सावरकर के खिलाफ थी। और बंदूक का इन्वेस्टिगेशन भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि बंदूक का ट्रेल अगर इन्वेस्टिगेट होता तो सावरकर तक पहुंचता। और इन्होंने जो हत्या की वो हाँ इरफान भाई, तुषार भाई, इन्होंने जो हत्या की कहीं ना कहीं वो सावरकर को खुश करने के लिए और सावरकर के आदेश पर, और वो परचूरे को बता देती है कि हम सावरकर के मिशन पर आए हैं। बिल्कुल, और इसीलिए परचूरे उनको मदद भी करता है, इसीलिए परचूरे उनको मदद भी करता है। और अभी ये डिफेंस देते हैं कि देखो सावरकर ने तो शोक संदेश दिया था और मातम बनाया था, तो वो तो उनकी फितरत होती, वो तैयार रखते थे, कोई भी हादसा हो जाए उसके बाद वो तैयार। अडवाणी को भी बाबरी मस्जिद गिरने का 10 साल के बाद बहुत दुख हुआ, पर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब तो नाच रहे थे ना वो। जी जी जी। तो ये उनकी फितरत है कि काम करवा लेना और फिर काम से हाथ झटक देना जी। और कपूर कमीशन में ये स्पष्ट लिखा गया है कि एक नेशन वाइड नेटवर्क का मदद की मदद नथुराम को हुई थी, और वैसा नेटवर्क हिंदू महासभा और आरएसएस का ही था जी। और गोपाल गोडसे ने एक बात भाई मैं बता दूं कि गोपाल गोडसे ने अपने मरते वक्त तक हमेशा ये बात कही थी कि न सिर्फ नथुराम पर मेरा सारा परिवार, हम सब हमेशा के लिए आजीवन आरएसएस के सदस्य थे और रहे थे। और इसीलिए ये भी मानना जो आरएसएस कहता है कि नथुराम तो हमारा था ही नहीं, वो भी झूठ है। और आरएसएस जैसी संस्था ही उस वक्त नेशनल लेवल पर उनको मदद कर सकती है। तो ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है जी। और मेरे ख्याल से तब दो हिंदुइज्म के 2 मॉडल से, एक वो हिंदुत्ववादी सावरकर का और एक महात्मा गांधी का हिंदुत्व, हिंदू रिलीजन, हिंदुइज्म। और ये 2 में सावरकर को लगा कि जब तक गांधी रहेंगे तब तक उनका हिंदुत्व कभी सक्सेस नहीं होगा। और ये मर्डर इसीलिए इस तरीके से पॉलिटिकल था, जैसे आपने कहा कि एक वो हरिजन और गांधी जी ऐसे कॉजेज ले रहे थे इसलिए, और दूसरा एक गांधी जी का हिंदुइज्म स्पिरिचुअल, बहुत मानवीयत वाला, प्रेम करने वाला, सबको समावेश करने वाला हिंदू धर्म था। ये मेरे ख्याल से वो कि जब तक गांधी सीट पर रहेंगे तब तक उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि देखिए ये बात हमें मानना होगा कि बापू भी हमेशा राम राज्य की बात करते थे और इनको भी राम राज्य बनाना है, अभी तक उनकी राम राज्य की बातें चलती रही। लेकिन बापू ने जो राम राज्य की बात की और ये लोग जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। बापू का राम राज्य था जनता का राज, जो कमजोर से कमजोर
और गरीब से गरीब इंसान हो उसका समान अधिकार सत्ता के ऊपर और सत्ता के उपभोग के ऊपर, वो वाला राम राज्य न्याय का राज्य था, जहां न्याय सर्वोपरि हो, जी जहां कानून सबके लिए एक समान हो। ये सारी डेफिनेशंस बापू ने अपने राम राज्य को दी थी। और इनका जो राम राज्य है वो जो है वो किसी को अपनाता नहीं, सबको दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात थी इरफान भाई की जो ब्राह्मणी सर्वश्रेष्ठ राज्य का सपना था हिंदू महासभा और आरएसएस का, जी उस सपने को गांधी ने चकनाचूर कर दिया। जी 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 क्योंकि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को तो ये लगता था कि हमारी सल्तनत थी जिसे आखिरी हरा कर अंग्रेजों ने अपना राज स्थापित किया, ब्रिटिश राज आया। तो जिस दिन ब्रिटिश राज जाएगा तब पेशवाओं के वंशज महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, उन्हीं को सौंप के जाए। जी और वो जो सपना था उनका, उसको चूर कर दिया हो तो गांधी के सत्याग्रह की लड़ाई, जिसने एक सिर्फ एक फ्रीडम मूवमेंट नहीं थी, वो एक सोशल मूवमेंट थी, जिसमें उसने जिनको वंचित हमेशा रखा गया था उनको भी अपने अधिकारों के बारे में जागृति प्रदान की। अब अंबेडकर का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन बापू की शुरुआत थी, ये हम नकार नहीं सकते। और ये उनको खटकता था कि हमारा, जैसे आपने कहा कि उनका हिंदुत्व तब तक प्रस्थापित नहीं हो सकता था जब तक गांधी का राम राज्य की परिकल्पना थी और गांधी उसको ला रहे थे भारत में। जी और इसलिए ये जरूरी था कि बापू को हटा दिया। आज भी आप देखें, आज भी जो देखें तो गांधी के जो सिंबॉलिक चीजें हैं जिससे बापू की आस्था को हम याद करते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वैसी चीजों को नष्ट करने के लिए एक बहुत सुनियोजित कट चल रहा है। गांधी स्मृति में शुरुआत की गई। जी 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 तुषार भाई, ये गांधी के जो आखिरी फास्ट था 13 जनवरी को उन्होंने शुरुआत किया और 19 जनवरी तक, और उस फास्ट का जो मैजिक आपके किताब में उसका चित्रण होता है कि सडनली जो डिस्प्लेस्ड हुए थे पाकिस्तान से, रेफ्यूजी आए थे, वो मुसलमानों को अपने घरों से और मस्जिदों से निकाल रहे थे, मस्जिदों को मंदिर बना रहे थे, और इसके खिलाफ बापू फास्ट पर गए। और बापू फास्ट पर उनका पावर ये था, फास्ट का, सत्याग्रह का, कि वो सारे रेफ्यूजीज जो मार खाकर आए थे पाकिस्तान से, हिंदू और सिख, वो राजी हो गए कि नहीं, हमने जो जबरदस्ती घर लिया है मुसलमानों का और मस्जिदें ली हैं, वो हम उनको खुशी खुशी वापस लौटा देंगे। और वो जो भूख हड़ताल की 7 शर्तें थी, वो लोग मानने पर तैयार हो गए। ये पावर गांधी जी का था, और इसका चित्रण आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है। जी, उसके बारे में संक्षिप्त में इसमें सबसे बेहतरीन, इरफान भाई, इसमें सबसे बेहतरीन उदाहरण था कि जो उन्होंने शांति की शर्तें जो रखी थी, शर्तनामा जो रखा था अपना उपवास छोड़ने के लिए, उसमें एक शर्त थी कि मेहरौली में जो दरगाह थी उसपे जो उर्स होता था, हाँ, उस दरगाह का उर्स, उस दरगाह को अटैक किया गया था। हाँ, दंगों के दरमियान महरौली में भी दंगा हुआ और उस दरगाह को अटैक किया गया था और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई थी और उधर मारे भी थे लोगों बख्तियार की दरगाह, हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की जो दरगाह थी उसके ऊपर। तो बापू ने ये शर्त रखी थी कि जैसे पहले वो उर्स होता था और हिंदू और सिख भाई उसमें शामिल होते थे, उसी तरह से इस साल भी वो उर्स होना चाहिए 27 जनवरी को, वो एक शर्त रखी थी। तो दिल्ली के नगर निगम ने वो पूरे दरगाह का एरिया साफ करवाया, उधर से सारी जो
मलबा था वो हटवा दिया, वहां जो खून के धब्बे थे वो धुलवा दिए, और जो जालियों को नुकसान पहुंचाया गया था, तोड़ी गई थी जालियां वगैरह, उनको भी जल्दी में रिपेयर करवा दिया। और 27 जनवरी को बापू वहां गए, दरगाह गए, दरगाह में उन्होंने मत्था टेका, और दरगाह के इर्द गिर्द की जो बस्ती थी वहां के लोगों के साथ उन्होंने बातें की। और हिंदू और सिख पूरे रास्ते पर वो एक ट्रेडिशन था कि हिंदू और सिख वहां मिठाइयाँ और चाय और वो सब वैसे गरम, क्योंकि सर्दियों के दिन होते थे तो गरम चीज रखते थे, और जो दरगाह पे मत्था टेकने आते थे उनको वो प्रसाद के रूप में देते थे। वो सब उन्होंने निरीक्षण किया कि ये सब चल रहा है, और हिंदू और सिख भाई भी आ रहे हैं दरगाह पे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि वो उस दरगाह पे मजहब का मायना कोई नहीं रखते, हर मजहब का इंसान जाता था। पर एक वाकया हुआ था, उसी दिन सुबह पाकिस्तान से खबर आई थी कि परचिनार जो एक कस्बा था, वहां पाकिस्तान से भाग रहे नॉन मुस्लिम शरणार्थियों की ट्रांजिट शिविर रखाई गई थी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उनको फैसिलिटी देनी पड़ती थी, तो वो बॉर्डर के पास आके उनकी कैंप लगा देते थे, और फिर जैसे व्यवस्था होती थी तो उनको बॉर्डर क्रॉस करवाई जाती थी। तो परचिनार की जो ट्रांजिट कैंप थी उसके ऊपर अटैक किया गया, और कुछ 100-200 रेफ्यूजीज को मार दिया गया था, उनका कत्लेआम हुआ था, उनको मारा गया था। ये खबर आई थी, और उसके पहले जब भी ऐसी कोई खबर आती पाकिस्तान में शरणार्थियों के ऊपर अत्याचार की और हत्याकांड की बात आती, तो रिटेलिएटरी वायलेंस दिल्ली में होता था और उत्तर भारत में होता था। पर उस दिन दिल्ली में वैसा कोई रिटेलिएटरी वायलेंस नहीं हुआ, और बापू ने उस दिन वहां दरगाह पर से ये कहा कि अब मुझे एतबार हो रहा है कि अब इंसान के दिलों में से नफरत को मैं कम कर पाया हूं, और शांति और प्रेम को पुनर्वासन करवा सका हूं, क्योंकि ये एक टेस्ट थी, ये एक मेरी टेस्ट थी कि ऐसे वाकये के बावजूद हिंसा भड़कती है, कि मुझे भी डर था कि शायद ये खबर के बाद हिंसा वापस भड़के, पर नहीं भड़की है। तो मैं दिल्ली के लोगों को और मेरे सिख भाइयों को शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने अहिंसा को आत्मसात किया। तो ये असर था इरफान भाई बापू की जो आखिरी फास्ट था उसका, और ये असर ये हिंदुत्ववादी लोग जानते थे कि ये जादूगर है, दिलों के ऊपर जादू करना इसको बहुत अच्छा आता है, और अगर इसको छोड़ दिया तो ये इतने दिलों पे जादू कर देगा कि फिर हम नफरत का दौर नहीं चला पाएंगे, इसलिए अब इसको मार ही डालना पड़ेगा। बिल्कुल, और बाकी सब बहाने ये हैं, समझना बहुत जरूरी है हमें। जी जी, 55 करोड़ 55 करोड़ सारे पाकिस्तान, बहाने ये हैं। सारी चीजें इरफान भाई, ये सारी चीजें हत्या करने के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए बांधे गए धागे थे। जी, हत्या तो करनी ही थी, 55 करोड़ दिया होता है या ना दिया, क्योंकि देखिए इरफान भाई 55 करोड़ बापू ने नहीं दिए थे। हाँ। 55 करोड़ जब बंटवारे का डिसीजन हुआ, तब ये भी डिसाइड हुआ गया कि सारी जो मिलकत, मिली जुली मिलकत है, उसका भी बंटवारा होगा। जी, और आखिर में जो जॉइंट किटी थी ब्रिटिशरों के पास, उन्होंने कहा कि तुम आपस में बैठ के हिसाब कर लो किसको कितना देना है, उसके मुताबिक हम सौंप देंगे पैसा। आजादी के वक्त तक पाकिस्तान को कितना पैसा देना चाहिए वो तय नहीं हो पाया, इसलिए जब 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, क्योंकि आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था, पाकिस्तान का तो निर्माण हुआ था। तो जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उन्हें एड हॉक 20 करोड़ रुपए दिए गए थे कि भाई सरकार चलाने को कल से तुम्हें पैसा लगेगा, तो 20 करोड़ रुपया ले लो, फिर हम नेगोशिएट करेंगे, और जब ये तय होगा कि तुम्हारा कितना हिस्सा बनता है तो बाकी की रकम अगर बचती है तो दे देंगे, या तो फिर अगर हमने तुम्हें ज्यादा दिया है तो तुम वापस कर देना। ऐसा करार हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुआ।
उसके बाद डिसीजन हुआ और कहा कि ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा 75 करोड़ होता है, उसमें से 20 करोड़ दे दिया है तो 55 करोड़ बाकी रहता है। तो हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ एक बायलैटरल ट्रीटी साइन की और कहा कि बाकी का 55 करोड़ रुपया तुम जब मांगोगे हम देने के लिए वचनबद्ध हैं। पर इस करार की जब बात बाहर आई तो तभी रेफ्यूजीज का मसला सबको पता चल गया था। कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था, वो बात भी सबको मालूम होने लगी थी। तो एक गुस्सा हो गया कि पाकिस्तान को पैसा क्यों देना है, रख लो। और भारत सरकार ने भी ये सोचा कि नहीं, अब हम रख लेते हैं, अभी नहीं देंगे पाकिस्तान को पैसा। उसमें से कुछ लोग ये कहते थे कि सारे मसले हल हो जाए तब देंगे, कुछ कहते थे कि नहीं, देना ही नहीं, हम रेफ्यूजीज की पुनर्वसाहत के लिए वो पैसा इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक इलीगल और अनैतिक बात, गैर कानूनी भी थी, अनैतिक भी थी। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि बापू जैसा जो नीति में इतनी आस्था रखने वाला आदमी था, वो ऐसी अनैतिक बात को समर्थन कर दे, वो शक्य नहीं है। और फिर भी बापू ने अपना उपवास बापू ने छोड़ा नहीं था। 14 तारीख को भारत सरकार ने यह कबूल कर दिया कि हम पैसे लौटा देंगे। 15 तारीख को उन्होंने पैसा लौटा दिया, 14 तारीख को ही पैसा लौटा दिया। फिर भी 14 से 18 तक बापू का उपवास चालू रहा। तो 55 करोड़ बापू की जिद के कारण नहीं दिए गए थे, 55 करोड़ तो देना ही था। और इसलिए उसका दोष बापू पे डालना यानी आप बहानेबाजी कर, और वो बहुत स्वाभाविक था कि लोग ये मान ले कि हाँ, ये बापू ही ऐसा कर सकता है। जी। और आखिरी 2 बात मैं आपसे जानना चाहूंगा और फिर हम उसको खुला करेंगे ताकि सब लोग सवाल पूछ सकें। आखिरी बात, 2 बात में से एक ये कि इस उपवास के बाद गांधी अगर जिंदा रहते तो वो पाकिस्तान जाने वाले थे वहां के हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, और वहां की सरकार को ये भी तय था। और जिन्ना इस बात से डर रहे थे कि अगर गांधी पाकिस्तान आएंगे तो उनकी यात्रा को रोकना भी मुश्किल था, और बार बार पोस्टपोन अपील कर रहे थे ताकि गांधी मुसलमान ना को देख, इंसान को देख रहे थे। पाकिस्तान की यात्रा से ये बात थी। और बिल्कुल। लास्ट में मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, जी, लास्ट में आपको पूछना चाहूंगा कि अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए। जो नफरत का दौर आज फिर आ गया है और खुलेआम जीनोसाइड की बात हो रही है, वो भी धर्म संसद के नाम पर, और गोडसे के नाम पर मंदिर बन रहे हैं। गोडसे के नाम पर खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है और सरकार चुप बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने एक पर एक्शन लिया, अरेस्ट किया है, लेकिन बहुत एक छोटे इसमें बहुत कमजोर 153A में उसको अरेस्ट किया, उस साधु को। तो हम लोगों ने एज सिविल सोसाइटी, बापू का वो जो वारसा है प्रेम का, कि बापू जब सत्य की बात करते थे, उनके हिंदुइज्म में सत्य और अहिंसा 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, और उनके स्वराज में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मीनिंग यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। तो सत्य यानी सभी धर्मों में सत्य और सभी धर्मों के सत्य को खोजना। आज हम क्या करें एज सिविल सोसाइटी, इस देश के नागरिक, हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? कैसे हम बापू के वारसे को आगे ले जाए, कैसे ये नफरतों को मिटाएं? इरफान भाई, थोड़े चंद दिनों पहले किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि क्या कर सकते हैं हम इस नफरत के दौर में। तो सबसे स्वाभाविक ये रिएक्शन आता है कि हमें भी गुस्सा है और हम भी गुस्से से इसके सामने इसका प्रतिकार करें। लेकिन बापू ने ये कहा है कि नफरत के साथ अगर नफरत से पेश आओगे तो नफरत ही बढ़ेगी, और इसलिए ये जरूरी है
कि हम नफरत का प्रतिकार प्यार से करें। इसलिए ये जरूरी है कि क्योंकि नफरत बढ़नी नहीं चाहिए समाज में। बापू ने भी हमेशा नफरत का प्रतिकार प्यार से की, और इसीलिए ये जरूरी है कि नफरत का प्रतिकार प्यार से ही किया जाए। और मैंने तब उनको कहा था कि भाई शायद वक्त आ गया है कि इन नफरत पोषों को जादू की झप्पी दे। लेट अस एम्ब्रेस देम इन आवर लव एंड ट्राई टू रिड्यूस द वेनम। पर मैं आपसे एक थोड़ी मुखालफत करता हूं, इनको साधु मत बुलाइए। वो साधु नहीं है, सिर्फ साधु के कपड़े पहनते हैं। क्योंकि साधु जो वो होता है जिसको ज्ञान होता है, ये ज्ञानी नहीं। और हरिद्वार में जो हुआ था वो भी धर्म संसद नहीं हुई थी, वो घृणा संसद थी, और हमने उसको घृणा संसद ही कहना चाहिए। इसलिए ये हमने बहुत, हमारा जो, देखिए उनकी जीत तब होगी इरफान भाई अगर हम हमारी आस्था छोड़ दें, हमारी आइडियोलॉजी छोड़ दें। उनकी आइडियोलॉजी तो नफरत है, पर हमारी आइडियोलॉजी नफरत नहीं है जी। इसलिए हमें उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना, कट्टर बनना होगा। बिल्कुल, मैंने वो भी कहा था कि अब हमें उदारवादी में भी कट्टर बनना पड़े और प्यार का सैलाब लाके इनको ढा देना होगा, बहा देना होगा, नेस्त नाबूद कर देना होगा, लेकिन प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट टॉक तुषार भाई। बहुत अच्छा ये हम लोगों को जानने मिला आपसे। मैं फिर एक बार सबको रिकमेंड करूंगा कि लेट्स किल गांधी, या उसका जो हिंदी भाषा में अनुवाद है जो 2 वॉल्यूम्स में निकले हैं, आप जरूर उसको लीजिए और पढ़िए। इसके साथ मैं अब इस मंच को खुला करना चाहूंगा और नेहा दाभाड़े जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की डेप्यूटी डायरेक्टर है, उसको अनुरोध करूंगा कि आगे का जो डिस्कशन है वो मॉडरेट करे। और सब लोगों से इनवाइट करूंगा कि जो फेसबुक पर है, बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी हैं, वो उनको कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और या आप सब लोग जो जूम पर है वो चैट में आपका सवाल टाइप करें, और नेहा फिर इनको मॉडरेट करेगी। नेहा, yes, प्लीज टेक ओवर। thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, Tushar ji, for such an interesting and informative session. Actually, बहुत सारे comments आए हैं saying that आपने जो जानकारी दी है, it is not available anywhere else, and this has to reach the current generation. So a lot of congratulatory messages. So thank you so much. You have juxtaposed two very different ideologies, and you have of course recounted Gandhiji's contribution to modern India. Thank you. I will really invite everyone, whoever has questions, to either write a little louder. Yeah, you can write the questions in the box. आपके chat box में आप सवाल पूछ सकते हैं, या आपका हाथ ऊपर कीजिए और आप सवाल कर सकते हैं। या रेहाना हुसैन, आपको एक सवाल। जी, मेरी आवाज ऑडिबल है? मैं ऑडिबल हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। I request everyone to make their questions really brief so that Tushar ji can take on many questions. Yeah. Sure. Good evening to everybody. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इस बुक का शीर्षक ये क्यों लिखा है, मैं ये समझना चाहती हूँ सर, ये मेरा सवाल है। रेहाना जी, ये प्रश्न मुझे बहुत लोग पूछते हैं। इसका उत्तर ये है कि मैं एक बनिया हूँ, फायदा नुकसान सोचता रहता हूँ हमेशा। तो जब किताब लिखी तो मैंने ये सोचा कि भाई किताब तो लिख रहा हूँ लेकिन बिकनी चाहिए। तो फिर वो बनिया जो मेरे अंदर का था वो उजागर हुआ, और उसने कहा कि ऐसा कोई शीर्षक लिख के जिससे लोग उसकी तरफ खींचा जाए। तो मैंने एक प्रयोग किया था, तब मेरा दफ्तर था बंबई में, तो मैंने एक प्रयोग किया। मैंने 2 कवर डिजाइन किए, एक के ऊपर शीर्षक दिया मर्डर ऑफ अ महात्मा और दूसरे के ऊपर शीर्षक दिया लेट्स किल गांधी।
और जो मेरे दफ्तर की एंट्री वाला एरिया था वहां नोटिस बोर्ड पे मैंने वो दोनों कवर लगा दिए और मैंने कहा देखते हैं कि कौन से कवर की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं और 10 में से 9 लोगों ने लेट्स किल गांधी वाला कवर उठाया और उसके तरफ देखे और प्रश्न किया कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे दफ्तर में ऐसे हो रहा है तो जब मेरी किताब इस शीर्षक के साथ दुकानों में जाएगी तो सारे लोग Yeah, can we just have Tushar ji, please, please unmute him. इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा एक वाकया दिया गया है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कि ये जगह पे आपटे और गोडसे मिले थे और उन्होंने गांधी की हत्या की साजिश यहाँ रची थी। तो मैंने वो इमेजिन किया कि भाई कैसे हुआ होगा, दो इंसान मिलते हैं तो बातें की होंगी, बातें करते करते उन्होंने कुछ प्लानिंग किया होगा और उस प्लानिंग का अंजाम ये हुआ होगा कि उनमें से एक ने कहा होगा कि चल गांधी को मारते हैं, लेट्स किल गांधी। मैंने कहा ये बात कहे बगैर दो लोग एक ही चीज पर अनुमति नहीं हो सकती और इसलिए ये जो लेट्स किल गांधी शीर्षक है वो शायद उस मीटिंग में उन दोनों में से किसी ने कहा होगा कि लेट्स किल गांधी और फिर वहां से वो पूरा शुरू हुआ होगा। तो ये दो चीजों का मिश्रण करके ये शीर्षक जो है वो, और मुझे उसकी सफलता बहुत मिली है क्योंकि 15 साल तक लगातार मेरी किताब बिक रही है। 5 आवृत्तियां हो गई है, इस बार नई आवृत्ति पूर्ण तरीके से छाप कर बाजार में आई है। तो 15 साल से तक से उसकी सफलता कम नहीं हुई है मेरी किताब की। And I hope it sells more because we really require to read it. और सवाल आए हैं in the chat box, but there are also hands that are up. So I think Dhirendra bhai, you have a question, CSNR. You want to ask the question? Mute. Are you there? Please unmute yourself. Okay, in the meanwhile, while he comes here, I'll just go on asking the questions that are in the chat box. एक सवाल ये है which is very interesting because Gandhi's criticism also comes on the count of caste and his take on caste. So there is a question from Stanley, which is what was Gandhi's perspective on Adivasis, Dalits, caste, religion, and God? So Tusharji, if you want to take this question. Sure. See, Gandhi was a very devout person. He believed in God. He believed in spiritualism. He proudly called himself a Sanatani Hindu. In the beginning of his life, of his public life also, he had at instances justified the Chaturvarna system of caste in the Hindu society. And today he is criticized for that. But as his life evolved and as his understanding evolved, he reached a stage where he called the caste system the greatest sin committed by Hinduism. And he said that has to be completely eradicated. There can be no place for these caste hierarchies and the caste oppressions that Hinduism has institutionalized and practiced. And so that was his stand on it. He did not differentiate. Like today, when I talk about human rights, many a times people challenge me, does my human right encompass Dalits? Does my human rights
encompass Adivasis? Does my human rights encompass somebody else, gender, everything? In those days, and in Gandhi's case, there were no distinctions for him. When he said, I believe in equality of human beings, he meant every human being, in spite of their classifications that were unnatural. So he didn't have to go about speaking specifically about groups. And so it becomes easy today to condemn him, saying, but he did not speak about this group. Because we are so conditioned to sort of say that, no, you have to be balanced, you have to mention everybody. And if you don't mention everybody, that means the group that you left out, you are biased against. This is our shortcoming. And so I don't weigh Bapu on those scales at all. Virendra bhai, Yes, go you're ahead. right. Go We ahead. will have Ask. Yes, I have a question. Partner ji is here. तो हाँ हाँ बोलता हूँ तुषार जी, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, इसके बारे में अब ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है, वो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए धीरेन्द्र जी, इसमें कोई दो बात नहीं है कि बापू और नेताजी के पॉलिटिकल मतभेद थे। वो अलग अलग आस्थाएं थी उनकी और उनके पॉलिटिकल मतभेद थे, ये तो बहुत स्पष्ट है और ये बात किसी ने छुपाई नहीं। नेताजी की बिलीफ अलग थी, वो कांग्रेस को मिलिटराइज करना चाहते थे, कांग्रेस के अंदर एक पूरा आर्म्ड स्ट्रगल क्रिएट करना चाहते थे, जो बापू की बिलीफ से विपरीत था, कंप्लीटली विपरीत था। और इसलिए ये स्वाभाविक था कि बापू ये कहे कि भाई या तो मैं छोड़ दूं या तुम छोड़ दो, क्योंकि बापू ने ये भी सहिष्णुता थी कि मैं अहिंसा में मानता हूं, इसलिए सबने अहिंसा में मानना जरूरी नहीं। हाँ, मेरे साथ चलना हो तो अहिंसा में मानो, लेकिन हिंसा में आपकी आस्था हो तो मुझसे किनारा करके आपको अधिकार है कि आप हिंसा का मार्ग अपना चले। तो सुभाष बाबू को कांग्रेस में से निकालने के बाद उन्होंने सुभाष बाबू के रास्ते में कभी रोड़े नहीं डाले थे। उनका जो आपसी प्रेम था, दोस्ती थी, मित्रता थी, वो ऐसी ही अगाढ़ चलती रही जीवन भर तक। एक दूसरे के लिए जो सम्मान था वो भी ऐसा ही बरकरार था, पर पॉलिटिकल मतभेद थे और इसीलिए उनको रास्ते अलग करने पड़े। ये हमें मानना पड़ेगा, बिकॉज बापू और सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल मतभेद थे, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जीवन भर की दुश्मनी मोल दी हो और एक दूसरे के ऊपर सूड़ जताने वो तत्पर रहे। अलग होने के बाद भी वो एक दूसरे के उतने ही आदर करते थे और बापू ने भी सुभाष बाबू के लिए उतना ही प्यार दिखाया जितना उन्होंने जवाहर के लिए, पंडित नेहरू के लिए किया था, जितना रिस्पेक्ट वो सरदार पटेल को देते। पर आज के पॉलिटिक्स में ये जरूरी हो गया है कि तुम कौन से गुट के हो, और इसलिए वो गुटबाजी के अंदर हमारी जो धरोहर है उसको भी बांट देना चाहते। ये हमने देखना होगा कि हम बटे नहीं। Okay, thank you. Tushar ji, there are a lot of questions, but थोड़े जो questions repetitive. Go ahead, ask. I have some time. Yeah, you have some time. There are a lot of questions, लेकिन कुछ questions साथ में मैं जोड़ के आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी जो chat box में है. There is a overwhelming feeling कि गांधी as a personality, गांधी as a symbol को co-opt किया जा रहा है आज के जो ruling ideology है. Gandhi is being co-opted. History has been distorted to present Gandhi in a different way. Is politics ka, what is the answer to this politics? How can we counter this? And how can we take the real message of Gandhi to the masses today?
देखिए, जो पहला प्रश्न है कि बापू को कोऑप्ट किया जा रहा है, तो आज की जो ताकत, सत्तारूढ़ ताकतें हैं, जो हमारे राष्ट्र पे हावी ताकतें हैं, सांप्रदायिकता के फोर्सेस जो हैं, they will have to co-opt, no? They have to snatch icons. They don't have icons of their own. उनके पास अपनी कोई ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है जो उसके ऊपर वो नाज कर सके, जिसकी धरोहर के वो लोग को अपना सके। इसलिए उनको वो छीनने पड़ेंगे। कभी सुभाष बाबू को छीनेंगे, कभी सरदार पटेल को छीनेंगे, जरूरत पड़ी तो बापू की गोद में भी बैठते आ जाएंगे। पर बापू की गोद में बैठते वक्त उनकी मजबूरी ये है कि बापू की धोती उतारकर उनको खाकी निक्कर पहनाना पड़ता है, और इसलिए उनको वो बापू को भी अलग रंग से पेश करना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर बापू का असली रंग देखने दे तो इनकी बात कभी मान नहीं सकेंगे। इसलिए अगर स्वच्छ भारत के लिए बापू को लिया जाता है तो उसके चश्मे में लेंसेज नहीं होती, सिर्फ फ्रेम होती है खाली, ताकि अंधा बापू हो उनके पास। अगर खादी में दिखाया जाता है तो प्रधानमंत्री जी 10 लाख रुपए की खादी पहन के तस्वीर दिखाते हैं, वो बापू वाली खद्दर नहीं होती। ये जो नकलीपन है वो हमें समझना होगा, और बापू का इतिहास वो लोग चाहे कितना भी उसको रंगने की कोशिश करे, जो बापू का असली इतिहास है वो इतना वेल डॉक्यूमेंटेड एंड ऑथेंटिकेटेड है कि वो उसे कभी गलत नहीं पेश कर पाए। हमने ये सोचना होगा कि कहां से हम जाके बापू का असली इतिहास ढूंढ सके, और इसीलिए आज मेरे लिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं जानता हूं कि वो एक महज सिंबल है, पर उस सिंबल को बचाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि जो साबरमती आश्रम को वो लोग नष्ट और भ्रष्ट करने जा रहे हैं, उसे संभाल लेने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसे वो लोग अपने रंग वाला बना के पेश करने लगेंगे तो लोगों को कभी ये एतबार नहीं होगा कि गांधी नाम का कोई शख्स कभी सच्चाई में इस धरती पे जिया था। साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम अब 2 ही जगह ऐसी रह गई है जिसे देखने पर यह विश्वास होता है कि अगर ऐसी जगह है तो यहाँ रहने वाला शख्स भी वैसा ही होगा। और इसीलिए साबरमती आश्रम, जो कि सेंटर में है, एक बड़े शहर के अंदर है, इजीली एक्सेसिबल है, उसको वो लोग अपने रंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लड़ना होगा। देखिए, ये आसान नहीं है, ये लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई हमें उतनी ही कट्टरता से लड़नी होगी जितनी हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, और उतनी ही कुर्बानियां हमें देनी पड़ेगी जितनी आजादी के लड़वैयों ने, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने उस वक्त अंग्रेजों के सामने दी। ये आसान नहीं होने वाला। Right. So we have a task ahead of us. एक सवाल जो चैट बॉक्स में है मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी, और जो जिन्होंने हाथ ऊपर किए पार्टिसिपेंट्स, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप प्लीज चैट बॉक्स में आपके सवाल लिखिए, ताकि क्योंकि टाइम सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, शायद नहीं हो पाएगा 5 मिनट में सारे सवाल, तो अगर आप आपके चैट बॉक्स में लिखे तो मैं वो कंबाइन कर पाऊंगी। बट वन क्वेश्चन, we can extend the time a little bit. Okay, but we can still have the questions in the chat box. अगर आपके सवाल chat box में रखते हैं तो वो जल्दी से हम पढ़ पाएंगे। लेकिन एक सवाल, इरफान भाई, just 1 minute. I have 15 minutes. After that, I have to go. Okay. Okay. Thanks. So one question that is in the chat box is: did the Congress fail Gandhi after 1937? Tushar ji. Not after 1937, but definitely in the last 4 years before independence, the Congress also distanced themselves as the assurance that we were going to get independence and we were going to get self-rule became more and more apparent and clear. The distancing did happen, and but it was natural. You see, Bapu fought a battle of principles. And now that was going to transition into
a model of governance, governing a country. And till the partition, the picture of the emerging nation was a very dissimilar, almost dysfunctional kind of a makeup emerging at independence, of so many divergent components coming together. So it would have required huge statesmanship to combine all of them together into a nation. So realpolitik was a necessity also at that time. And Bapu's very principled stance may not have been considered to be easily implementable at that time. And so the tendency was to find an easy way out, make compromises. And that is where the distancing became even more, the distance became even more great. So yes, there was definitely distancing. So but I won't condemn the Congress or Bapu for that distancing. There were two different needs and both kind yes. of address. They had to exist. They had to both exist. Yes. Right. So another question that is in the chat box is कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या राम राज्य की स्थापना हो पाती, क्या हो जाती? बापू के राम राज्य की होती, आज के राम राज्य की ना हो। बापू का जो राम राज्य की परिकल्पना थी वो जरूर बोला थी, पर आज जो राम का राज्य की बात होती है वो नहीं। ये देखिए, इसका जवाब बहुत विस्तृत देना आवश्यक है, उतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि बापू का राम राज्य और आज का हिंदुत्ववादी राम राज्य, उसमें कोई मेल ही नहीं था। और इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि बापू का राम राज्य प्रस्तापित हुआ होगा, इसका मतलब होता है सबको मिला के चलने वाला राज्य, सबको न्याय देने वाला राज्य, सबको समता देने वाला राज्य, सबको अधिकार देने वाला राज्य। राइट। ये शायद सवाल का पार्टली हम आंसर्ड दिस, लेकिन वापस एक सवाल आया है कि व्हाई मेनी दलित्स थिंक दैट गांधी वाज इमोरल एंड एंटी दलित, हु स्प्रेड दीस प्रेजुडिसेस अगेंस्ट गांधी? The followers. You see, आज ये एक परिस्थिति हो गई है कि अगर मैं बाबा साहेब का फॉलोअर हूं तो मेरा ये धर्म बन जाता है कि मैं गांधी को धिक्कारूं। अगर मैं सुभाष बाबू का फॉलोअर बन जाता हूं तो मैं गांधी और नेहरू को धिक्कार करूं। अगर मैं सरदार पटेल का फॉलोअर बन जाता हूं तो बाकी सबका मैं धिक्कार करूं। ये एक जो भक्त है उन्होंने अपने अपने आइकॉन्स बांट लिए और अपनी भक्ति ज्यादा प्रखर दिखाने के लिए वो बाकियों के बारे में बाकियों को गालियां देते। और बापू और अंबेडकर में ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। अब अंबेडकरवादी लोगों में अगर कोई बापू के प्रशंसा करने लगे तो उसकी हकल पट्टी हो जाती है वहां से। और गांधीवादियों ने भी उसमें कमी नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने कभी बाबा साहेब को समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई तुम हम किससे घृणा करते हो ना तो ठीक है, हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं। मैंने जो शुरुआत में कहा, हमें प्यार से सबको जीतना है। अगर दलितों को ये लगता है कि गांधी उनके खिलाफ था, गांधी ने उनका अहित किया था और वो हमारा शत्रु था, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उनको समझाने की कि नहीं, ये गलतफहमी है, ऐसा मत समझो। बापू और अंबेडकर में सिद्धांतों के मतभेद थे, पॉलिटिकल मतभेद थे, दुश्मनी नहीं थी, बदले की भावना नहीं। ये जो घृणा फैलाई गई है वो आज के जो अपने आप को दलितों के नेता कहते हैं उन दलालों ने फैलाई हुई घृणा। अपनी सत्ता, अपनी कम्युनिटी पे अपनी सत्ता, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए उन्होंने उनकी जो कम्युनिटीज है उनको व्यस्त कर दिया है कि भाई देखो तुम्हारा दुश्मन गांधी है, उसके ऊपर तुम अटैक करते रहो, हमारे जो गोलमाल चलते हैं वो चलाने दो, क्योंकि हमारी दुकान चलनी चाहिए। आज दलित लीडरशिप कंप्लीटली बिकाऊ लीडरशिप है।
दलित लीडरशिप ही नहीं रही, सिर्फ सौदेबाज है जो दलितों के वोट्स का सौदा करते हैं। वरना कोई अगर इतना मिलिटेंट नेतृत्व अगर होता तो वो कम्युनिटी आज इतनी बिछड़ी हुई ना होती। उन्होंने मार काट के भी अपने अधिकार प्राप्त कर लिए होते, पर उसमें भी इनसिंसियरिटी है, इसीलिए आज भी हमें दलितों का शोषण उतना ही दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे ज्यादा बड़ा शोषण वो जो दलित के नेता है, अपने आप को दलित नेता कह रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। There is the next question is that after even 74 years, why do the leaders today, politicians today, still feel threatened by Gandhi and his idols? Because his ideals are timeless, because his ideology and his legacy is scary for people who are the real betrayers. And that is where they are terrified of his legacy. And that is where, after murdering Bapu, the organizations that got him murdered have continuously taken pot shots at his legacy and his ideology to defame him, to for spread falsehoods about him. And they've been very successful in that. It is because गांधी scares them. गांधी का जो भूत है उससे भी इनको डर लगता है. और वो बहुत स्वाभाविक है. It's very natural that they would be scared because they are scared of their own shadows. They have so many skeletons in their cupboards कि वो कबाड़ खोलते वक्त भी डरते होंगे कि कहीं कंकाल जिंदा हो के हमें गला ना घोट दे हमारा. But interestingly, Tusharji, that leads us to the next question, which it will be very interesting. Pallavi Chaturvedi says the root cause of miseries and unjust nature of a society lies in the society itself, and Gandhi provided the genuine methods to fight with the social evils of Indian society. But we as a nation have failed to incorporate those ideas into our system. Our system has been and is still is able to suppress the ideological evils and encounter it only when it creates disasters. So what is the Gandhian way to deal with it? Because we in a democracy cannot fight our system all the time. We need to become a part of it and sensitize it. So how does one? The problem is that we, after becoming a nation, an independent nation, we thought that for everything that needed to be changed, every sin that needed to be atoned for, we needed a law. And so we created a plethora of laws and punishments for the crime. We did not realize that those could be only implemented when the crime was already committed. So we sort of convinced ourselves that law and punishment will bring about reform, instead of actually working in society to bring about those reforms in society, in the traditions practiced by people, the practices of the people. We started threatening them, saying, if you do that, you'll be punished. And that's what is happening today. Spoiled children, they get more spoiled when the parents say, you'll be punished if you do that, I'll smack you. At one point of time, the child says, I'm not afraid of your smacking. I'll take revenge when I grow up against you. So reform doesn't happen. And Bapu said that the reform should happen. We should reform ourselves first. We all want to reform everybody else, but we never want to look inwards into our own self. And Bapu said, first look inwards, change yourself. And then if you change yourself, slowly the society will be inspired by you and it will change also. But independent India decided punish, make laws, make rules, punish. And very soon the fright of punishment was worn off.
We have capital punishment, but do murders get less? It hasn't deterred murders at all. But we still want, when a heinous crime is committed, we all stand up and say, hang him, hang her. But it doesn't prevent murders from happening. Yeah. That is the problem that India faces even 74 years after independence, that we have not made any genuine effort at reforming our society, at reforming our people. We have almost institutionalized inequality, we have institutionalized prejudice, we have institutionalized divisions amongst ourselves. Yeah. I think I'm going to just wrap up by asking you two final questions, which if you can answer very briefly, because I know Sure. you have to go. I have to go to. Yeah. Very quickly, one question is, both Tagore and Mahatma had major role to figure in idea of India, though there were similarities and dissimilarities between them. How can you explain it? And another question is very broad, but I don't know how you will be able to address it. How to reunite South Asian region, and that can it be reunited on similar lines like the European Union? You see, the thing is that, once again, what I said earlier, that we are sort of scared to subscribe to two theories. Why can't India be an amalgamation of the idea of India seen by Tagore and the idea of India seen by Gandhi? Why should it be either or? In a democracy, everybody has it, and equal importance has to be given. Gurudev was as important a thinker and idealist as Bapu was, and they both respected each other. So why do we need to say either or? Why not that the best of both for the best of India? That is the spirit we should have. And as far as this union of South Asian countries goes, I think it's too much of a utopia to think about it now. Too much time has passed. The concept of nationhood has taken root in the populations. And nobody would want to amalgamate into an entity which has to them been a neighbor all their life. Because as soon as you start talking about the unification of South Asian regions, then you will say India is the biggest, so everybody merge into India. So let alone Pakistan or Bangladesh, why should Nepal, why should Bhutan, why should Afghanistan, why should Burma say, okay, we don't mind getting erased from the world map, we'll become India again? It's not going to happen. Yes, the federation can happen. There can be a federation of states, independent states, which come together and on certain issues work on a unified program, like Europe, like European Union. There is a European Parliament, but there is a German Bundestag, there is a French Parliament, there is a Italian Parliament. Each country has its own parliament, and yet they have representatives on the European Parliament. So that can be possible, but to think about everybody uniting and undivided India forming, I don't think that is advisable or possible. Right. Thank you so much, Tusharji. You have actually answered all questions with such candidness and wit, as well as a lot of nuances. So thank you so much. I hand it over to Irfanji. Thank you. Thank you, Tushar bhai. There are so many questions and comments. Professors, activists, journalists, very senior people are there and asking questions. Thank you. Today was a brilliant session. Thank you so much. We need many more sessions like this, and hope you will join whenever we invite you. Definitely. Thank you. It was a brilliant evening. Very well spent. With this, I invite Vidya Dinkar to propose a vote of thanks. Vidya Dinkar is with National Solidarity Forum. She is in the core group member of National Solidarity Forum.
and involved with many others. Vidya, are you there? Please unmute Vidya Mithila, please. Okay. I guess I now have finally found my voice. Yes, you have. Thank you, Tushar Gandhi. The author of Let's Kill Gandhi, who really knows how to pull in his audience, just like his great-grandfather did. We know that he drew people towards him. He reached out to people through his travels. So he went and met the masses, and he was a wonderful communicator through his writing. And I think Tushar has got some of not just his Banyapan, but a whole lot as a wonderful communicator. So thank you for that very illuminating dialogue with Irfan Bhai. And it's an important conversation, because really at this point of time, a lot of us in India are confused by the violent, hateful times that we live in. And at least at this time in the beginning of every year, just before the 30th of January, I think all of us sort of do sit back and try and be inspired by Gandhiji's ideals. It's a time to truly understand, as you said, his Ram Rajya and his Ram, really his idea of Ram Rajya and his idea of Ram and his idea of India had to be killed for the Sangh Parivar idea of Ram and how their Ram Rajya is to actually take root so strongly. And therefore, I think we sort of have to reaffirm our commitment to Gandhiji's ways of dialogue, of respecting difference, of love and embracing difference, and to stand firmly with those who are quite unlike oneself, and to constantly question oneself and to evolve in our own understanding, and to, of course, dissolve prejudice and hate through love and satyagraha. Thank you, Tushar, not just for the legacy that you have brought to today's discussion, but you brought Gandhi so much closer, and you brought the dangers of how there were constant attempts to kill Gandhi and his ideas are constantly under attack today. So thank you, and on behalf of all of us, especially, of course, the Center for Study of Society and Secularism in Mumbai, of the Ahmedabad Peace Center of Paridhi Bhagalpur, Amra ek Sachetan Prayas in Kolkata, Parcham Society in Saharanpur, Dhai Akshar in Bhopal, Muhim in Allahabad, and Institute for Social Democracy in Delhi, and Afkar India Foundation Shamli, and of course the National Solidarity Forum. I thank you so much for being here with us. I thank you for the work that you continue to do, and bringing this important perspective and legacy, and reminding us of how much work there is to do to keep Gandhi alive. And really, whether it's through popular things like your book or Gandhigiri or the Jadoo Ki Jhappi, I think that must be really the way we celebrate and spread love. And Gandhigiri this year, Jadoo Ki Jhappi should be something that we reach out to people with. And I think we can bring about Hindu-Muslim unity through that, and hopefully our differences can dissolve. Thank you, Neha, for moderating the question answer so wonderfully. Thank you to, I think it was Anshu Malviya, who contextualized our discussion. And he reminded us of Bapu's democratic, secular outlook and the composite culture that we hold dear.
Thank you, Shubhapratim, for welcoming us all. Thank you, Devendra Pandaji, for introducing us to National Solidarity Forum. I hope all of us can come together in solidarity every now and then and every day. Thank you all. Good night. Sorry, Tushar, that we had to keep you longer, but you know that it was hugely interesting to get those historical tidbits, and in your engaging manner, it was even more wonderful. Thank you. Thank you I all. would also like to thank Vidyaji and all the participants who have actually joined us from all over the world. Facebook has a lot of participants from the American continent, from Europe, and all the participants who have actually joined in very late. And have stayed back till almost 10. So that is a testimony to Tushar's wonderful session. Thank you, everyone, and good night. Good night, Jadoo Ki Jhappi, from all of us to all of you. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye.